देख रहे हैं आप मुझे। बच्चे मुझे मारते थे, धकेल देते थे। मेरे साथ कोई टिफिन शेयर नहीं करता था क्योंकि वो मुझे बहुत हीन दृष्टि से देखते थे कि इसके हाथ देखो, ये चलती है तो कैसी लगती है, ये जानवर जैसा शरीर है, इसका लुक आता है। इस संसार को यह नहीं पता था ये हाथ एक दिन उसकी दुनिया में रंग भरेंगे। नमस्कार करती हूँ मैं संपूर्ण जोश टॉक्स की फैमिली को। मेरा नाम बबली गंभीर है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश की एक छोटी सी तहसील जिला रतलाम जावरा से हूँ, जहाँ एक गुमनाम जिंदगी मैंने जी है। और उस गुमनाम जिंदगी को बताने के लिए, उस जगह से बाहर निकलने के लिए मुझे एक इनविटेशन लेटर आता है। बबली गंभीर, यू आर सिलेक्टेड फॉर जोश टॉक्स। ये पंख थे सपनों को, उड़कर आ गई मैं आपके बीच में। सुनिएगा। देख रहे हैं आप मुझे। आज आपके सामने एक आत्मविश्वास से भरा अस्तित्व खड़ा है। ले चलती हूँ आपको अपने साथ वहां पर। सालों पहले एक सिख परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। हर माँ चाहती है कि 9 महीने बाद जो बच्चा उसकी गोद में आए वो संपूर्ण परिपूर्ण हो। और जब वही बच्चा आधे अधूरे रूप में किसी माँ की गोद में आता है तो उसकी क्या दशा होती होगी। ऐसे ही जन्म लिया था मैंने। मेरे ये हाथ इस लंबाई के थे जो कानों तक भी नहीं पहुंचते थे, छोटे छोटे पंखों की तरह। शायद ईश्वर ने भी मुझे पंख ही दिए थे कि उसको मुझे उड़ान भरने को तैयार करना था। मेरी माँ मुझे देखकर ही बेहोश हो जाया करती थी। मेरे पिता एक कद्दावर लंबे चौड़े सिख थे। उन्होंने मुझे देखते से ही मेरी माँ को ये कहा कि तुम सिर्फ इसका पेट भर दो, बाकी इसे मैं देखूंगा। मुझे नहीं पता था कि ये जीवन मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा। मेरे पिता के एक मित्र थे। उन्होंने कहा कि ये बच्ची है, अपाहिज है, आप इसे जहर का इंजेक्शन दे दीजिए। आज से 50 साल पूर्व, आज जब बेटियों को नहीं छोड़ते हैं तो उस वक्त क्या होता होगा। मेरे पिता ने अपने अभिन्न मित्र से अपनी दोस्ती तोड़ दी। उन्होंने कहा कि आज मैं तुमसे अपनी मित्रता खत्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईश्वर तुम्हें जिंदा रखे कि तुम देख सको कि मेरी ये बच्ची कहाँ तक जाती है और इन्हीं हाथों से आसमान कैसे छूती है। मेरे पिता के चारों तरफ खेलते खेलते मैं बड़ी होने लगी। मैं नहीं जानती थी दुनिया में किसी को मेरे पिता के अलावा। उनके चारों तरफ मेरी दुनिया थी। मैं गिरती थी, मेरे सर पर चोट लगती थी। ये निशान आप देख रहे हैं, इन्हें मैं कभी नहीं चाहती कि ये मिटे। तो वो मेरे चारों तरफ गद्दे बिछा दिया करते थे कि मेरी बेटी को चोट ना लगे। एक पैम्पर्ड चाइल्ड मतलब जिसे बहुत प्रेम आप देते हैं अपने बच्चे को। बेटियां पापा की परी होती है, ये अक्सर आपने आजकल सुना होगा। तो असली परी तो मैं थी कि वो हथेलियों में मुझे रखते थे। मैं दुनिया के किसी भी खतरे से, किसी भी अ, गम से अनजान थी। और मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई। मुझे नहीं पता था कि ईश्वर मेरी इससे कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। 14 जनवरी की सर्द रात, मकर संक्रांति के दिन मेरे पिता को हार्ट अटैक आया। और मैं गुरुद्वारे में थी अपने परिवार के साथ। हम 8 भाई-बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, बहुत लाडली भाई-बहनों की। हम गुरुद्वारे में थे और खबर आई कि पापा को दिल का दौरा पड़ा। मुझे लेकर सब भागे। मुझे तो पता भी नहीं था कि ज़िंदगी और मौत क्या होती है, क्योंकि 6 साल का बच्चा ये कहाँ समझता है। जब आई तो मेरे पिता को ज़मीन पर लिटा रखा था। रज़ाई में लिपटा उनका शरीर था और मैं उनके पास ही सोती थी। जब रात हुई तो मैं उनकी रज़ाई में धीरे से सरक गई, क्योंकि उनसे उनके पास सोने की मेरी आदत थी। मुझे नहीं पता था कि वो ठंडा शरीर अब कभी नहीं बोलेगा। मुझे नहीं पता था कि वो हाथ मुझे कभी नहीं दुलराएँगे। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे उछालेंगे, खिलाएँगे। वो चले गए थे। दूसरे दिन उन्हें ले गए और मुझे पता भी नहीं चला। अब वो स्नेहिल चेहरा, वो प्यार, वो दुलार मुझे अब कभी नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि एक बच्चा जो तैरना नहीं जानता, उसे ईश्वर उठाकर बीच समुद्र में फेंक देते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी प्रिय संतान हो तो तैर कर मुझ तक वापस आओ।
तैरना तो सीखना ही था। पता चलता तब ना कि मुझे तैरना है। गोते लगाऊँगी, डूबूँगी, उतराऊँगी, ये सब मुझे उस दुनिया इस निर्मम दुनिया का सामना मुझे अब करना था। क्योंकि कोई नहीं था मेरी मदद करने के लिए। मेरे भाई-बहनों से भी मैं उतनी अटैच नहीं थी कि मैं अपने पापा की कमी उनमें पूरी कर पाती। मुझे वहाँ से कुछ दिनों बाद, पापा की सारी क्रियाएँ करने के बाद, मुझे सेंट्रल स्कूल बिलासपुर, छत्तीसगढ़ अपने बड़े भाई के साथ भेज दिया गया पढ़ने के लिए। वहाँ पर वो जूनियर इंजीनियर के पद पर थे। मेरी पढ़ाई 5वीं कक्षा की जो थी वो जावरा के बिल्कुल निम्न स्तर के स्कूल में थी, हिंदी मीडियम स्कूल में थी। अब मुझ पर तिगुनी मार थी। तिगुनी मार ये कि आर्थिक, क्योंकि हम बहुत सक्षम लोग नहीं थे, मानसिक और सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए थी शारीरिक। वहाँ का माहौल एकदम निचले स्तर से एकदम ऊपर के स्तर पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया गया। हीन भावना से ग्रस्त थी मैं, क्योंकि मैं तो उनके बिना बोलना भी नहीं जानती थी अपने पापा के बिना। मैं सहमी-सहमी रहती थी। बच्चे मुझे मारते थे, धकेल देते थे। मेरे साथ कोई टिफ़िन शेयर नहीं करता था, क्योंकि वो मुझे बहुत हीन दृष्टि से देखते थे कि इसके हाथ देखो, ये चलती है तो कैसी लगती है, ये जानवर जैसा शरीर है, इसका लुक आता है, इसका इसका रूप जो है वो जानवरों जैसा है, इसके हाथ ऐसे मुड़े हुए हैं। और मैं इतनी सहम जाती थी कि मैं अपने हाथ स्कूल बैग के पीछे करके रहने लग गई। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इन हाथों को आगे करती। इस संसार को यह नहीं पता था कि ये हाथ एक दिन उसकी दुनिया में रंग भरेंगे। पढ़ने लगी मैं वहाँ पर मैंने मेरा ध्यान उन बच्चों से हटाकर, उनसे डरती थी मैं, उनसे हटाकर अपनी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगा दिया, क्योंकि वहाँ पर अलग-अलग क्लासेस होती थी, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइंग। मैंने अपना रुख उधर कर लिया, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे मेरे हाथों में वो स्पंदन मुझे महसूस करवा दिया था, क्योंकि वो कुछ ऐसी शक्ति थे ईश्वर के रूप में। ईश्वर ने जन्म लिया था शायद मेरे पिता के रूप में। तो वो अपनी गोदी में मुझे बैठाते थे और मेरी गोदी में ढोलक रखते थे और मेरे दोनों हाथों को पकड़कर ऐसे-ऐसे चलवाते थे। उसके पहले उन्होंने मसाज करके मेरे हाथ इतने लंबे कर दिए थे, क्योंकि मेरी कोहनियों में जॉइंट नहीं है और ये मुड़ते नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि इससे आगे आप बढ़ाएँगे तो वो बिल्कुल सचमुच में वो विकलांग हो जाएगी, सच्चे शब्दों में वो विकलांग हो जाएगी। अभी उसके हाथ काम करेंगे। अब वो ढोलक पे मेरी उँगलियाँ ऐसे थिरकती थी, ये उँगलियाँ ऐसे थिरकती थी। उन्हीं हाथों का वो स्पंदन मुझे एक मेरे अंदर, एक मेरे रक्त संचार में एक उबाल लाता था कि पकड़ो पेंसिल बबली, पेंसिल पकड़ो और इस कागज़ पर चलाओ। ऐसा आदेश मिलता था मुझे और मैं उकेरने लगती थी लकीरें, आँखें बनाने लगती थी, होंठ बनाने लगती थी, नाक बनाने लगती थी, इंसानी चेहरों को उकेरने लगती थी। उसके बाद ईश्वर ने अच्छी आवाज़ दी, मैंने गाना भी सीखा, डांस में, नृत्य में मेरा बहुत नियंत्रण है। तो मेरे पैर थिरकते थे। अकेली उस क्लास में अकेली सब करती रहती थी। ऐसा लगता था कि यहाँ मेरे पापा मौजूद हैं और ऐसा करके मैंने हर कला को आत्मसात कर लिया। अपने आप को पारंगत कर लिया। हारमोनियम बजता था, ढोलक बजती थी। जितना मैं सीख सकती थी मैंने वहाँ से सब सीख लिया। एक दिन अचानक से निर्णय हुआ, उस स्कूल ने, सेंट्रल स्कूल ने मुझे कुछ नहीं दिया। वहाँ से टीचर्स ने, एक टीचर के अलावा वहाँ पर मुझे कभी प्रेम नहीं मिला, मुझे कभी आशीर्वाद नहीं मिला गुरु का। मुझे इस बात की तकलीफ हमेशा रहेगी। लेकिन उस स्कूल ने मुझे सब कुछ दिया। एक दिन मुझे अचानक से ये फरमान सुनाया गया कि बबली, तुम वापस जावरा जा रही हो। जावरा जो मेरा जन्म स्थान है, क्योंकि वहाँ पर भी मुझ पे एक कोई इल्ज़ाम ही लगा था। उस इल्ज़ाम का ज़िक्र मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आत्मसम्मान से भरपूर लड़की हूँ। 10वीं कक्षा तब तक मैंने पास कर ली थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल से 10वीं कक्षा मैंने पास कर ली थी और उस भाषा में उस वह मेरी एक कमज़ोरी थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी मैंने वहाँ से 10वीं पास की और मैंने वापस अपनी जन्मभूमि, अपनी सरज़मीन जावरा में वापसी की। मेरा किरदार बदल चुका था। मैं एक इंट्रोवर्ट, एक गुमसुम, अंतर्मुखी, सहमी हुई, हीन भावना से ग्रसित लड़की थी, जो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, जो लोगों से छुपती थी, जो आज भी अपने हाथ स्कूल बैग के पीछे रखती थी, जो सामने से कोई आता था तो छुप जाती थी हाथ पीछे करके और पीछे से कोई आता था तो सहम कर हाथ आगे कर लेती थी, जब तक कि वो पास पास से गुज़र नहीं जाता था व्यक्ति। एक दिन मैं चुपचाप बैठी थी खामोश, निराश, मेरी बड़ी बहन, जिनका किरदार मेरी कहानी में अब शुरू होता है, उनका नाम बलजीत है, जो नाम के अनुरूप है, सशक्त स्त्री।
वो विडो हैं, लेकिन बहुत, बहुत सशक्त उनका व्यक्तित्व है। वो मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ रखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतनी खामोश क्यों हो बबली वहाँ से आकर? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? छेड़ दिया उन्होंने मुझे। जितना गुस्सा, लावा, दुःख, तकलीफ, अपमान मेरे अंदर था, सब उगल दिया। बलजीत दीदी, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे। बलजीत दीदी, बच्चे मुझे मारते थे। वो मेरे साथ टिफिन शेयर नहीं करते थे। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इतनी भद्दी हूँ? उन्होंने मुझसे बोला कि वो रहा मैदान, दौड़ तू कहाँ तक दौड़ सकती है? तेरे पीछे मैं हूँ, पापा की जगह मैं खड़ी हूँ। मैं तुझे अच्छे-अच्छे ड्रेसेस दिलाऊँगी, मैं तेरे अच्छे-अच्छे कपड़े सिलूँगी, मैं तुझे वो सब चीज़ दूँगी जिसकी तुझे भूख है। तुझे चॉकलेट्स चाहिए ना? तुझे डॉल्स चाहिए ना? तुझे खिलौने चाहिए ना? तुझे ज़िंदगी जीना है ना? जी। ये मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। उनकी शर्त ये थी कि तुम्हें फर्स्ट आना होगा, तुम्हें अच्छे से अच्छे नंबरों से आगे जाना होगा। मैंने उनकी ये शर्त मान ली क्योंकि वो भूख थी, वो प्रेम की भूख थी। मेरा मुझे कोई भी बेटा शब्द बोलता है तो मैं उसकी गुलामी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पापा का शब्द बेटा, बेटा जो था वो मैं अच्छी तरह से सुन भी नहीं पाई थी और वो चले गए थे। अब मेरा पूरा ध्यान मेरी पढ़ाई की तरफ केंद्रित हुआ। हायर सेकेंडरी पास की फर्स्ट क्लास फर्स्ट से। उसके बाद बीए ऑनर्स में किया, हायर इंग्लिश में टॉप किया, जो मेन सब्जेक्ट था उसमें टॉप किया। जो मेरी कमज़ोरी थी, जिस भाषा को मुझे बोलना नहीं आता था और जिस भाषा ने मेरा मज़ाक बनवाया था। प्रेम हिंदी से मुझे तभी से था कि हिंदी बोलना मेरी पहली वो रहेगी। मुझे एक सरकारी नौकरी ऑफ़र हो गई टीचर की, उसके साथ-साथ मेरा एमए चल ही रहा था, इंग्लिश लिटरेचर में। सरकारी नौकरी यानी किसी स्कूल में जाकर अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना और एक नई पौध को तैयार करना, एक नए समाज का निर्माण करना, वो सब चीज़ें थी। लेकिन उसमें वो शर्त, वो चीज़ कहीं गुम हो रही थी जिसके लिए ईश्वर ने मुझे ज़मीन पर भेजा था, कि मेरे हाथों का जो जादू था, वह ईश्वर को दिखाना बाकी था। मैंने वो नौकरी जॉइन नहीं की। मैंने जॉइनिंग लेटर ही नहीं दिया कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। एमए मेरा चल ही रहा था, पर मैंने वो नौकरी जॉइन नहीं की। पूरा घर मेरे विरुद्ध था। मेरे बाल कमर से लंबे-लंबे थे। सिख परिवार से हूँ, बालों में कैंची नहीं लगती। परिवार पूरी तरह से मेरे विरुद्ध था कि तुम पूरी ज़िंदगी बैठकर खाओगी, तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, तुम्हें मान-सम्मान मिलेगा, पर मैंने विरोध कर दिया क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला विरोध था। मुझे विरोध करना आता ही नहीं था, जिस धारा के साथ मुझे ईश्वर बहा के ले जा रहे थे, उस धारा के साथ मैं बहती चली जा रही थी। ये मेरा पहला विरोध था कि मुझे नहीं करना है। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मुझे ये पता नहीं कि मुझे आगे करना क्या है, मेरी पढ़ाई चलती जा रही थी, करते-करते मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी में टॉप किया। ये मेरी पहली जीत थी। अब आगे क्या करना है ये मुझे पता नहीं था। एक दिन मैं अपनी भाभी के साथ एक पार्लर पर गई। वहाँ पर लड़कियाँ काम कर रही थी चेहरे पे, बालों पे। एक लड़की आईब्रो बना रही थी और मेरा मेरा पूरा का पूरा ध्यान उसकी उँगलियों पर था और वो जिस हिसाब से वो धागा चला रही थी, तो उस धागे को देखते-देखते मुझे ऐसा लगा कि एक बिजलियाँ कौंधी मेरे दिमाग में कि यही मेरा रास्ता है। उस चीज़ को मैं कैप्चर करके वापस घर आई, खुद को कमरे में बंद किया, धागा लिया और अपने पैर पर उस धागे को हाथों में ग्रिप बनाया और मेरे इन मज़बूत हाथों ने उस धागे को ऐसे थामा, जैसे ये मेरी पतवार है कि जो मुझे संसार के सागर से पार लेकर जाएगी। मेरी उँगलियाँ उस धागे पर चलने लगी। जैसे-जैसे वो धागा चल रहा था, मेरे चेहरे पर जैसे कोई हज़ारों वॉट के बल्ब जल रहे हो खुशी से। मेरे हृदय के अंदर तरंगे उठ रही थी कि येस बबली गंभीर, यू आर गोइंग टू डू दिस ओनली, तुम्हें एक अच्छी ब्यूटीशियन बनना है। ये निर्णय मैंने ले लिया। अब घर के लोग, समाज के लोग ये कह रहे हैं कि सिक्खों की बेटी, बहुत पहले की बात है तो उस वक़्त हमारे शहर में तो पार्लर का पी कोई जानता नहीं था। तो सिक्खों की बेटी बाल काटेगी, ये कैसा अनर्थ करने जा रही है? इसके पापा समाज के प्रमुख थे और ये कैसा अनर्थ करने जा रही है? फिर एक हुंकार गूंजी कि मुझे छोड़ दो, हटा दो आपके समाज से। मैं नहीं मानती कोई समाज। मेरे पिता के जाने के बाद किस समाज ने मुझे थामा? किस समाज ने, किस रिश्तेदार ने मेरा हाथ थामा? मैं अकेली हूँ, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। रोटी नहीं मिलेगी, ना मिले। आश्रय नहीं मिलेगा, मत मिले। मैं खुद को पालूँगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा समाज। अब समस्या थी, कोर्स कैसे करूँ? आर्थिक सहायता तो कुछ है नहीं, कोई मेरी सहायता करेगा नहीं। लोग मेरे विरुद्ध हैं। समाज को मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए ऐसा समाज, मैंने छोड़ दिया कि मुझे मत बुलाओ, मत शामिल करो। पैसे कौन देगा?
5,000 का पहला कोर्स था, जिसके लिए मेरे पास 5,000 नहीं थे। यहाँ पर किसने साथ दिया मेरा? मेरे स्कूल के दोस्त ने। उस सीसीए रूम ने, उस हारमोनियम ने, उस ड्राइंग ने, उस पेंसिल ने, उस पेन ने, उस ढोलक ने मुझे याद दिलाया कि हम हैं। वो सारा आर्ट मेरे पास था, जो मेरे अंदर भरा हुआ था, जो भर-भर के ईश्वर ने मुझे दिया था। ये तुम्हारी फिक्स्ड डिपॉज़िट है, जो तुम्हारे एक वक़्त पर काम आएगी। मैंने उन्हीं आर्ट से, उसी आर्ट से क्लासेस शुरू की, सिखाना शुरू किया लड़कियों को, डांस सिखाना शुरू किया, पेंटिंग सिखाना शुरू किया, ड्राइंग सिखाना शुरू किया और शो पीसेस सिखाने शुरू किए। उस वक़्त मेरे शहर में ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं थी कि कोई लड़कियों को ट्रेनिंग दे। तो मेरे पास शहर से लड़कियाँ मेरी तरफ आकर्षित होने लगी और मैंने उन्हें वो सब उन सब विद्याओं में पारंगत करना शुरू किया और थोड़े-थोड़े पैसे उसी से जमा करने शुरू किए। और फिर कुछ दिन के लिए वो क्लास रोक कर मैंने ढूँढ लिया था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं इंदौर गई और वहाँ पर एक पार्लर पर मैंने जाकर बात की कि मुझे ये कोर्स करना है। तो पहले तो वहाँ की जो टीचर थी, वो मुझे देखकर बोली कि बेटा तुम कैसे सीखोगी? क्योंकि इसमें तो सारा काम हाथों का होता है। तो मैंने बोला कि मुझे आप आज़माइए तो सही, मेरे हाथों को मौका तो दीजिए। अगर मैं 5 उँगलियों वाली होती और सब 3 उँगलियों वाले होते तो भी मैं अलग थी। अगर आप सब 5 उँगलियों और लंबे हाथों वाले हैं तो भी मैं अलग। मुझे मौका दीजिए साबित करने का। तो उन्होंने मुझसे थ्रेड चलवाई और मेरे हाथ की तेज़ी देखकर वो चकित रह गईं कि ये लड़की कैसे करती है। तो उन्हें मुझ में शायद वो पोटेंशियल दिखा कि आगे जाकर ये उनका नाम रोशन कर सकती है। उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। उन्होंने तो प्यार से मुझे रख लिया। लेकिन फिर वही समस्या मेरे सामने थी कि वही वहाँ की छात्राएँ जो सीख रही थी, जो ब्यूटीशियन भावी ब्यूटीशियन बनने वाली थी, जो बहुत कॉन्फिडेंट दिखती थी, बोलती थी और जिन्हें मुझ में एक बेकार सी लड़की दिखती थी कि कैसे पकड़ेगी कैंची ये। अब पहला चैलेंज था कैंची पकड़ने का। वही चीज़ दोहराई मैंने क्योंकि मुझे पता था आप लोग मुझे नहीं जानते, आपको तो मुझे मेरे हाथ ऐसे दिख रहे होंगे कि शॉर्ट हैंड है और 3 फिंगर्स 5 फिंगर्स है। लेकिन मुझे पता है कि मैं नॉर्मल हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है क्योंकि मेरे हाथों पर मेरा नियंत्रण ही इतना है तो मैंने कमरे में फिर कैंची पकड़ी, कागज़ लिया और कैंची चलानी शुरू करी। ऐसे चलती है मेरी कैंची। ये कागज़ है और इसे ऐसे चलाती हूँ मैं। घंटों कागज़ों पर कतरे-कतरे कर दिए मेरे कमरे में कागज़ के कतरे-कतरे पड़े रहते थे और मैं कैंची चलाती थी और मेरा हाथ कैंची पर भी सध गया। उसके बाद फिर एग्ज़ाम हुई, मेकअप। तो मेकअप मेरी पेंसिल मेरे हाथों में जब रहती है, तो आप सामने बैठे हैं, आपका चेहरा ऐसा का ऐसा उतर जाता है। इतना कमांड है इस हाथ पर। तो मैंने मेकअप का डमीज़ पर मैम को बताया और फिर मुझे ऐसा सर्टिफ़िकेट दिया गया कि यू कैन डू एनीथिंग इन दिस फील्ड। यह मेरा उस सफ़र के साज़ो-सामान की तैयारी थी। ब्यूटी वर्ल्ड में मुझे एक से बड़े एक दिग्गज के पास जाना था और उनकी शिष्या बनना था और मैं बनी। अब मेरे पास एक ऐसी तैयारी थी कि मैंने इतना ही मेरे पास पूँजी थी कि मैंने एक काँच अपने शहर में आकर एक काँच, एक कुर्सी ये रखकर अपने पार्लर का श्री गणेश किया। मैंने तो श्री गणेश कर दिया, अब मेरी सबसे कठिन परीक्षा थी कि मेरे पास क्लाइंट्स आएँगे या नहीं? क्योंकि आप सोचिए कि ब्यूटी वर्ल्ड मतलब एक आईब्रो का एक बाल भी अगर निकल जाता है एक्स्ट्रा, तो आपकी क्या हालत हो सकती है ये आप कल्पना कीजिए। महिला और वो भी रूप गर्विता आपके पार्लर में एंट्री करती हैं जो सुंदरता चाहती हैं सिर्फ़। उन्हें और सुंदर बनाना और आपके पास अधूरा साजो-सामान है, तो आप क्या करेंगे? पर मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, पहली क्लाइंट आई मेरी चेयर पर बैठी और जैसे ही मैंने उन्हें पाउडर लगाया, धागा उनके पास लेकर गई, वो उछलकर खड़ी हो गई कि नहीं, 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 हम तुमसे नहीं बनवाएँगे। और लगभग वो भागती हुई सी बाहर चली गई। आप सोचिए कि जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं और आपको कह दिया जाता है कि यू आर फेल, तो कई लोग निराश हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे? कूद जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप नहीं कोई और सही। इंतज़ार करती रहती थी, फिर धीरे-धीरे पहला क्लाइंट आया, दूसरा क्लाइंट आया। इस दौरान मेरा मेकओवर मैंने किया, अपने बाल मैंने शॉर्ट करवा दिए क्योंकि मेरे हाथ पीछे नहीं जाते। तो मैं किसी भी चीज़ के लिए किसी पर निर्भर नहीं हूँ। बाल नहीं जात हाथ पीछे नहीं जाते तो प्लीज़ मेरी चोटी बना दो, प्लीज़ मेरी कंघी कर दो, नो, मुझे नहीं चाहिए ये। मैंने अपने बाल शॉर्ट करवा दिए और स्मार्ट हो गई मैं। अपना मेकओवर किया मैंने, अच्छे-अच्छे ड्रेसेस, अच्छे-अच्छे स्टाइल्स, धीरे-धीरे शहर का छोटा-सा शहर है मेरा, जहाँ पर पार्लर का भी कोई नहीं जानता था। बाज़ार का एक चक्कर लगाती हर बार कुछ नया करके। जो लड़कियाँ मुझसे आर्ट क्लासेस के कोर्स सीख चुकी थी, वो धीरे-धीरे मुझे देखती कि अरे! आज इन्होंने ये क्या करा है? पैरों पे नेल पेंट्स बड़ा अच्छा है। ये क्या है? मतलब फेस पे इन्होंने क्या कर रखा है? तो धीरे-धीरे सौंदर्य ऐसी चीज़ होती है, सबसे बड़ा सेगमेंट है ये, आकर्षित करता है और मुझे भी सौंदर्य से बहुत प्रेम है।
मुझे भी सौंदर्य से बहुत प्रेम है, इसलिए मैंने एक क्षेत्र चुना क्योंकि कला का क्षेत्र है, सृजन का क्षेत्र है ये। आप रोज़ नया-नया कुछ बना सकते हैं। धीरे, 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 धीरे मेरे पार्लर पर भीड़ बढ़ने लगी, लोग आने लगे। दिल खुशी से आसमान की तरफ चेहरा मेरा करके मैं देखती और भगवान को 100-100 बार धन्यवाद देती कि आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ मैं। आपने बड़ी कठिन परीक्षा ली है मेरी, लेकिन मैं रेडी हूँ। भीड़ इस तरह रहती थी मेरे पार्लर पे, रहती है कि अपॉइंटमेंट्स के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट्स लेकर ही आना पड़ता है। मेरे पास मेरा जो सपना है, पार्लर खोलने का सपना तो था ही, लेकिन उसके पीछे कहीं एक दबा-छुपा सा प्यारा-सा सपना ये था कि मेरे पास ऐसी लड़कियाँ आएँ, जिनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, जो डिवोर्सी हों, जो समाज से सताई हुई लड़कियाँ हैं, जिनको रास्ता चाहिए, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको कुछ सीखना है, जिनको कुछ बनना है, जिनके पास बबली गंभीर की तरह 5,000 रुपए नहीं है और वो सपने भरे हुए बैठी हुई है, उन लड़कियों को सिखाऊँ, उन लड़कियों को रास्ता दूँ। आज बच्चों की एक भीड़ है, मेरे पास कई लड़कियाँ हैं वहाँ पर सीखने के लिए, एक एकेडमी का रूप लेता जा रहा है मेरा पार्लर। आस-पास के गाँव से गाँव के लोग भी उतने ही सम्मानित होते हैं जितनी कि एक मर्सिडीज़ से उतरी हुई महिला होती है। गाँव के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा शहर इतना छोटा है कि मुझे काम के साथ-साथ, पैसे के साथ-साथ मुझे अभूतपूर्व सम्मान मिलता है कि जब ये बच्ची कर सकती है तो हम भी अपनी बच्ची को इनके पास भेजें। तो इसी चीज़ के लिए मैं ज़िंदा थी, इसी चीज़ के लिए मेरा जन्म हुआ था। आज मेरे पैरों के नीचे मेरे माता-पिता मखमली कालीन नहीं बिछा पाए। विरासत में मुझे बहुत लंबे-लंबे चीज़ें मेरे लिए नहीं लिख पाए, विरासत में थे मेरे पास सिर्फ़ मेरे पिता के सपने, कि उन्होंने लिखा था कि बबली, इन्हीं हाथों से तुमको आसमान छूना है, मेरा नाम तुमको उस आसमान पर लिखना है। तो वह किया मैंने, कोशिश की। उस कोशिश की एक कड़ी मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी कि मेरे शहर के एमएलए जो नहीं रहे, महेंद्र सिंह जी कालू खेड़ा का नाम सम्मान के साथ लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते करते हुए बताना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार भेजा मेरे पास, क्योंकि हमारे शहर में टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पुरस्कार का था, तो मैंने वो भरा। क्रिएटिव एडल्ट का पुरस्कार था, मैंने वो भरा, उसमें मेरा नहीं हुआ। दोबारा उन्होंने मुझे वो फिर पेपर भेजा। उनको मुझ पर इतना विश्वास था क्योंकि उन्होंने मेरी मेहनत, मेरे संघर्ष को बचपन से देखा था। उन्होंने मुझे फिर वो पेपर भेजा, मैंने फिर भरा और भूल गई कि होना तो है नहीं। जानते हैं वो पुरस्कार क्या था? रुकिए बताती हूँ। एक दिन मैं शैम्पू स्टेशन पर शैम्पू करवा रही थी। उस वक़्त मोबाइल नहीं था। लैंडलाइन पर घंटी बजती है। अब गीले बालों में टॉवल लपेटकर मैं वहाँ तक आती हूँ, मेरा फ़ोन था और मैंने वो फ़ोन उठाया और वहाँ से आवाज़ आती है, "बबली गंभीर जी, आप राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित की जाती हैं।" आप कल्पना कर सकते हैं? मैंने कल्पना नहीं की थी। देश का इतना बड़ा सम्मान मुझे कैसे मिल सकता था? मेरे हाथ से रिसीवर छूट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने मेरे पिता को याद किया और मैंने बोला, "चलना मेरे साथ पापा उस स्टेज पर, महामहिम के सामने।" और 3 दिसंबर राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी के सामने, स्वर्गीय राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी के सामने खड़ी हूँ। मेरा सर झुकता है, मेरे गले में वो मेडल आता है और इन 3-3 उँगलियों में वह प्रशस्ति पत्र है, वह सम्मान है, जो देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। क्या चाहिए मुझे इसके बाद? मैंने वो सम्मान पत्र ऊँचा किया और मैंने बोला, "पापा, देखो आपकी बेटी को यह मिला है।" उसके बाद पुरस्कारों की झड़ी सी लग गई। माधुरी दीक्षित जी के वुमेन प्राइड अवार्ड के साथ-साथ 15 राष्ट्रीय पुरस्कार और 1 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे खाते में आया। मेरा सफ़र यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। ये तो बहुत लंबी यात्रा है। सपने देखे, उन्हें पूरा किया, बीज बोया, वह बीज जो मैंने अंधकार में बोया था, जो वो बीज जो अंधकार में रहता है, ज़मीन के गहरे सन्नाटे में अकेला लड़ता है, उस बीज के फलित होने का समय था। वह फलित हुआ, एक पेड़ बना। अब उसके फल वह सभी बच्चियाँ खाने के लिए तैयार हो जाएँ, जो जीवन से निराश हैं, जो जीवन से हारी हुई हैं। मैं उनके लिए हूँ। किसी का सपना पूरा नहीं होता, मेरे पास आइए। किसी को रास्ता नहीं मिलता, मेरा हाथ पकड़िए। जितनी ताकत मुझ में होगी, जितनी क्षमता मुझ में होगी, मैं आपको वह क्षमता लेने योग्य बनाऊँगी, वह काम करने योग्य बनाऊँगी और ईश्वर मुझे वह सब रास्ते देंगे, जो आपके लिए मेरे निमित्त से बने। आप जानते हैं, जहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे जो मोनो है, जोश टॉक्स, किस-किस से नहीं कहा मैंने कि मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दीजिए।
कई स्कूलों में, कई जगहों पर, कई संस्थाओं से कि मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दीजिए, मेरी कहानी का संघर्ष 10 मिनट या 10 सेकंड का नहीं है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। और एक दिन मेरे पास उसी तरह से कॉल आता है, एक मैसेज आता है कि आपको हमने जोश टॉक्स के लिए चुना है, जो मेरा सपना था इस प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े होने का, जहाँ पर खड़े होकर आप अपना पूरा लावा बाहर निकाल सकते हैं और बिल्कुल जब वो लावा बह जाता है तो वहाँ पर एक शांत मीठे पानी की झील बन जाती है। तो मैं जोश टॉक्स का धन्यवाद देती हूँ मेरे अंदर के उफनते लावे को बाहर निकालने के लिए, और ऐसे ही आप सभी लोगों को रास्ता देते रहें, ऐसी मेरी कामना है। और आपके इस प्लेटफ़ॉर्म को बबली गंभीर बहुत बहुत धन्यवाद देती है, हज़ारों बार धन्यवाद देती है।